हेलो, तो आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। और आज फिर हम स्टार्ट कर चुके हैं जो हमारी कल की क्लास चली थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है ना, जो स्टार्ट कर दिया गया है 500 क्वेश्चन का, अगर ये आप कर लेते हो अच्छे से तो आपके जो 95 प्लस आना पक्का है, लेकिन आप ईमानदारी से करोगे तब। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जरण, तो उस चैप्टर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हालांकि मैक्सिमम 30 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। ठीक है, और आज उसी क्लास का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? पार्ट 2 देखेंगे। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि अभी जो बच्चे नहीं आए हैं वो भी आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है, तो भाई लिंक को शेयर करो ताकि सारे बच्चे जो अभी नहीं आए हैं या जो वेट कर रहे थे, वेट करके चले गए, वो भी आ जाए। और एक चीज बच्चा, मैं आप सभी को बोलूंगी कि आप लोग बीच में बातें बहुत करते हो। बेटा आप बात करना बंद कर दो, सीरियस होके पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि यही यही जो आपका अब से लेके सितंबर से लेके जो मार्च वाला जो टाइम रहेगा ना, यही आपको काम देगा। यही इसी टाइम में, इसी मंथ, इतने मंथ आपने अगर मेहनत कर लिया तो आप हमेशा के लिए ये शान से बोलोगे कि हाँ मैंने 12th में 90 प्लस लाया था, 95 प्लस लाया था, या हमने 80 प्लस लाया था। ठीक है, शान से बोलोगे। जैसे जिस बच्चे को आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो बोलता, अगर उससे कोई पूछता है तो बोलते वक्त उसको बहुत प्राउड फील होता है, उसकी फैमिली को प्राउड फील होता है, खास करके उसके मम्मी पापा को प्राउड फील होता है। ठीक है, तो बातें नहीं करनी है, क्लास पे ध्यान देनी है, क्योंकि बात करने में बड़े आप लोग माहिर हो चुके हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए भी मैं बता दूंगी, लेकिन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए बेटा, क्लोरेला निम्न में से क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, या एकल कोश का प्रोटीन है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट में आंसर लिखो। 30 सेकेंड है, एक आंसर पे मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दूंगी, है ना। अब 30 सेकेंड में आप आंसर दे लो या तो बीच में बातें कर लो। तो बताइए कि क्लोरेला निम्न में से क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, या एकल कोश का प्रोटीन है? बताइए फटाफट राइट आंसर बताइए कि ये जो शैवाल है, सॉरी क्लोरेला है, ये निम्न में से क्या है? बताइए बेटा क्या क्या है? शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, या एकल कोश का प्रोटीन? बताइए क्या है। देखो एक चीज आप ध्यान देना बेटा कि जो शैवाल है, शैवाल को आपको कहीं कहीं एल्गी के नाम से भी मिलता है। कहीं कहीं इसको हम क्या बोलते हैं? शैवाल को हम क्या बोलते हैं? एल्गी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ये आपका प्रोटोजोआ है, ही एक एकल कोश का प्रोटीन है, यानी कि। ठीक है, तो बताइए कि क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो बहुत सारे जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है, वेरी गुड बेटा, कि जो क्लोरेला है ये शैवाल है। क्या है बेटा? क्लोरेला ये जो है ये क्या है? एल्गी है। क्या है? एल्गी है। यानी कि आप बोला जाता है कि एल्गियों का अध्ययन का या शैवालों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप बताओगे माइकोलॉजी। ठीक है, तो जो कहीं भी आपको क्लोरेला नजर आए, आप ये बताओगे जो क्लोरेला है एक प्रकार की क्या है? एल्गी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा जली जंगली घास है? निम्नांकित में से कौन सी जली जंगली घास है, यानी कि जल में है और जल में साथ साथ जली जंगली घास है? ट्रापा है, हाइड्रेला है, जलकुंभी है, ए और बी दोनों है? बताइए। ट्रापा, हाइड्रेला, जलकुंभी, ए और बी दोनों, यानी कि ट्रापा भी जली जंगली घास है और जलकुंभी भी जली जंगली घास है। तो निम्न में से कौन सा जली जंगली घास? जली जंगली घास का मतलब होता है बेटा कि ऐसे पौधे जो कि अगर जल में है ना, जल में है, उनकी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा फैल जाए, उसको हम कहते हैं जली जंगली घास। तो निम्न में से कौन सी जली जंगली घास है? ट्रापा है, या हाइड्रेला है, या जलकुंभी है, या ए और बी दोनों है? बताइए कौन है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ट्रापा, हाइड्रेला, जलकुंभी, ए और बी दोनों। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा बी। ठीक है, ये की जगह क्या होगा? बी हो, क्योंकि बी और क्या होगा यहाँ पे? सी। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो बी है, बी की जगह क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा। अब बताओ, देखो एक चीज ध्यान दे लेना कि जो ट्रापा होता है, ट्रापा ये जली पौधा है। क्या है? जली पौधा, यानी कि जो ट्रापा है ये जल में पाए जाने वाला पौधा है।
ठीक है। हाइड्रीला जो है ये जली जंगली घास है। क्या है? जली जंगली घास है। इस जली जंगली घास को क्या करती है? जीव खाते हैं। कौन खाएगा? जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो खाते हैं। इसके बाद बेटा बचा आपका जलकुंभी। जलकुंभी भी क्या है? जली जंगली घास है। क्यों जली जंगली घास है? क्योंकि सबसे इसे हम जलकुंभी को आइकार्नियस को बोलते हैं, तो जलकुंभी को हम बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो जलकुंभी लगाई गई थी ये बंगाल का जो नदी था, जो तालाब थी, वो सजावट के रूप में लगाया गया था। जैसे हम हमारे आसपास थोड़ा सा नदी होता है तो वहां पे जो पानी होता है साइड साइड हम एक सजावट के लिए, एक अच्छा लगने के लिए प्लांट को लगाते हैं। तो जो बंगाल के लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो जलकुंभी था उसको सजावट के लिए लगाया था। लेकिन इनमें इतना ज्यादा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इतना ज्यादा कि ये बहुत जंगलों की तरफ फैल गई, जिससे कि जल में के अंदर जितने भी जीव थे वो क्या हो गए? मरने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिला, वो पूरे जल में क्या कर लिए? एकदम छा गए। इसीलिए जलकुंभी और हाइड्रीला जो होती है जली जंगली घास होते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों राइट होगा, यानी कि बी और सी राइट होगा कि ट्रापा जली पौधा है, ये जली जंगली घास नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्पों में बना है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या उपरोक्त सभी। बताइए, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र, मैं डायग्राम भी बना दे रही हूं, ठीक है। स्त्री जो दल चक्र है ये पुष्पों में बना है। किससे? स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से या उपरोक्त सभी से, यानी कि सभी से ही। जो स्त्री दल चक्र ये जो आपका डायग्राम है किसका है? पिस्टिल का है। किसका है? पिस्टिल का है। इस पिस्टिल को आप क्या कहते हो? स्तरकेशर। जयांग की इकाई क्या होती है? गैनोशियम की यूनिट आप क्या बोलते हो? पिस्टल कहते हो। या जयांग की इकाई जो होती है स्तरकेशर होती है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, क्योंकि उपरोक्त सभी आप क्या देखोगे? ये बेटा जो घुंडी नुमा भाग होता है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? ये घुंडी नुमा ऊपर वाला जो भाग है इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये पतली सी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल कहते हैं। और ये बीच में जो चौड़ा हुआ भाग है, इस चौड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। तो स्त्री दल जो पुष्प होता है या स्त्री दल चक्र जो होता है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना है। स्टिग्मा को आप हिंदी में कहते हो वर्तिकाग्र। क्या बोलोगे? वर्तिकाग्र। ठीक है। इसके बाद स्टाइल को बोलते हो वर्तिका। और भाई अंडाशय को तो जानते ही हो कि अंडाशय, ओवरी को हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। नेक्स्ट, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? इष्ट जानते हो ना, मशरूम। तो इष्ट में जो प्रजनन होता है मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के विखंडीकरण से, परागण से, इन सभी के द्वारा। बताइए बेटा फटाफट राइट आंसर बताइए कि जो इष्ट का एक पौधा, ध्यान देना बेटा, जो इष्ट है, ठीक है, इष्ट हमारी क्या है बेटा? एक प्रकार की फंजाई है। इष्ट क्या है? ये हमारी फंजाई होती है। क्या है? फंजाई। फंजाई को आप हिंदी में क्या बोलते हो? कवक। कवक ना कह के आप इसको फंफूद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कवक ना कह के हम फंफूद भी कहते हैं। तो जो इष्ट में प्रजनन, प्रजनन का मतलब हो गया रिप्रोडक्शन, किसके माध्यम से होता है? मुकुलन। मुकुलन का मतलब इंग्लिश में आप इसको कहते हो बडिंग। क्या बोलते हो? इंग्लिश से इसको कहते हैं बेटा बडिंग, है ना। विखंडीकरण, विखंडीकरण आपका आ जाएगा फीजन, है ना। क्या आ जाएगा? फीजन या फ्रैगमेंटेशन जो हो गया। ठीक है। परागण, परागण को आप क्या कहते हो? पॉलिनेशन। क्या बोलोगे? पॉलिनेशन। या इन सभी में बताइए किसमें होगा? तो हमेशा ध्यान देना, जितने बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि इष्ट यानी मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा, वेरी गुड बेटा, कि जो इष्ट में प्रजनन होता है वो कैसा होगा? बडिंग के द्वारा। बेटा ये अगर जो हमारा इष्ट है, ये जो हमारा इष्ट होता है, इस इष्ट में क्या होगा? धीरे धीरे, ठीक है, यही जो इष्ट है, आपने इष्ट देखा होगा, आप खाते हैं सब्जी इसकी खाते हैं, तो इनमें क्या होता है बेटा? उभार निकल आता है। ठीक है। धीरे धीरे इनका यही जो उभार होगा, है ना, यही जो इनका उभार होता है, ये उभार क्या करेगा? जैसे इनकी क्या है? जैसे इनकी मातृकोशिका है, मातृकोशिका में चेंज हो जाएंगे। मातृकोशिका में चेंज हो जाने के बाद एक न्यू प्लांट बॉडी यानी कि एक नए इष्ट का निर्माण करते हैं। तो बडिंग यानी कि मुकुलन में हमेशा, मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन हमेशा किस में होता है? इष्ट में होता है। तो जितने बच्चे का राइट आंसर क्या है? ए है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे विखंडीकरण परागण में है वो बेटा वो नहीं होता।
ठीक है। नेक्स्ट, विखंडीकरण आप हमेशा किस में देखोगे? अमीबा में देखोगे। किस में देखोगे? अमीबा में, है ना, पैरामीशियम में। इनमें आप क्या देखोगे? पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इनमें सारे में आपका विखंडीकरण, है ना, विखंडीकरण यानी फ्रैगमेंटल, स्पायरोगायरा हो गया, इनमें सारी चीजों में होता है। नेक्स्ट, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। जब मान लो बेटा जयांग है ना, जब जयांग में स्त्री केसर, मानो एक स्त्री केसर बेटा ये है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। एक स्त्री केसर हो गया। ठीक है, ये स्त्री केसर बेटा कहाँ पे टिका होता है? थैलमस पे। ये क्या होता है? जो हमारा पुष्पासन होता है ना, ये पुष्पासन पे, ये भाग जो हम इसको कहते हैं पुष्पासन, तो ये पुष्पासन पे रहते हैं। तो मैंने क्या आपको बताई थी कि अगर मान लो एक है, जयांग की इकाई एक है, तो उसको हम कहेंगे स्त्री केसर है ना। लेकिन आपको किसी किसी पौधे में और ही ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। एक पुष्प होगा लेकिन उसमें जयांग की भी संख्या अधिक होगी, है ना, पुमंग की भी संख्या अधिक होगी। लेकिन बच्चा यहाँ पे सिर्फ पूछ क्या रहा है? जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। मानो एक जयांग ये है, साइड में दूसरा जयांग ये आ गया, है ना, ये भी हो गया एक। ठीक है, इसके बाद यहां से ये भी आ गया, तो ये इनका जो जोड़ है ना, इनमें मतलब बहुत सारे आ जाएंगे एक ही में, एक ही कोई थैलमस वाला पार्ट्स है और इसमें ढेर सारी जयांग आ जाएंगे, है ना, इनका क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे बताइए? व्युक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी, बहुअंडपी, क्या कहते हैं? व्युक्तांडपी, युक्तांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी। बेटा नाम से आपको, अगर आप डायग्राम, मैं डायग्राम इसलिए बनाई हूं कि अगर आप एक बार डायग्राम देखोगे और एक बार नाम को पढ़ोगे तो आप बहुत ही अच्छे से बता दोगे। लेकिन डायग्राम की जो डायग्राम पे ध्यान दोगे, डायग्राम के साथ साथ किस पे ध्यान दोगे? नेमिंग पे, कि जो इनकी नेमिंग है, इस नेमिंग में क्या बोल रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको आप बता सकते हो। बताओ क्या बोलेंगे? इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे बच्चा? युक्त, यानी कि आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? युक्त यानी कि जोड़, है ना, ये क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? युक्तांडपी कहते हैं। क्या बोलेंगे? युक्तांडपी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर बेटा बी है, वेरी गुड, राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाँ देखो, अब कुछ बच्चों का होगा कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए बेटा मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को, अगर मान लो जो बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड किए होंगे, यानी कि ऐप को डाउनलोड करके वो डेली क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐप वाले भी हैं जो डेली क्लासेस करते हैं, है ना, और कुछ बच्चे आप नए होंगे, यानी कि एप्लीकेशन को आप ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे क्या किए हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है, वो बैच में ज्वाइन है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आप एप्लीकेशन में जाएंगे, फ्री कोर्स पे, ये जो फ्री कोर्स है इसमें जाएंगे और फ्री कोर्स को आप खोलेंगे। फ्री कोर्स पे खोलने के बाद आपको दिखेगा क्या? क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 10th और सीयूटी, है ना, सीयूटी का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्लास 10th सॉरी क्लास 12th है, इसमें आपके 500 क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, कितने? 500 क्वेश्चन के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे बेटा, फ्री है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये एप्लीकेशन को उन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया है ना, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं बता दूं बेटा, आपको यहाँ पे कोई पैसा देने के लिए जरूरत नहीं है, बस आपको ये फ्री में है। ठीक है, तो फ्री में है तो फ्री, देखो होता है ना, हम कहते हैं ना कि भाई जो मौका हमें मिले तो मौके का लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड एक मौका है ना, अगर आप ये 500 क्वेश्चन कर लेते हो, बहुत अच्छा नंबर ला दोगे, तो जो फ्री में मिल रही है जो चीजें, तो हमें फ्री में लेने में क्या दिक्कत है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को, प्ले स्टोर में आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को सर्च करेंगे, आपको दिख जाएगा, ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे, जो भी आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपसे नॉलेज ली जाएगी, अब उसको भर देंगे, भरने के बाद आप भी फिर हो जाएगा, होने के बाद फ्री कोर्स में जाएंगे और वहां पे आपको खुलेगा। ठीक है, फ्री कोर्स में इतने सारे आपको क्लास 12 में 500 के जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे का आ रहा था मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ की प्रॉब्लम खत्म। ठीक, हाँ, लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बोलूंगी, अगर बच्चा आपको मौका दिया जा रहा है
तो उस मौके को आपको लाभ उठाना है, आपको भी लाभ उठाना है, साथ साथ जो आपके दोस्त है ना, जो फ्रेंड है, देखो हर एक बच्चा जो होता है वो हर एक अच्छी उसकी कंडीशन नहीं होती। आपके साथ में अगर आप 10 बच्चे का ग्रुप होगा तो 10 बच्चे में कुछ ऐसे भी 1-2 बच्चे आपको दिख जाएंगे जिसकी जो नॉर्मल जो कंडीशन होती है, जो फैमिली की कंडीशन होती है, वो एकदम डाउन होगी, है ना। तो ये आपकी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उन बच्चों तक लेके जाना है जिनको कि अगर वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आज का टाइम भाई फ़ोन तो सबके पास है, नहीं पर्सनली फ़ोन होगा तो घर में तो होगा, है ना, किसी न किसी घर में तो होगा ज़रूर, फैमिली मेंबर में किसी न किसी के पास ज़रूर होगा। तो आपको ये करना है, आपको ये बताना है उन बच्चों तक कि जो ये पैसे देकर पढ़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये आपका एक अच्छा काम है, ठीक है। आपने बहुत कुछ अच्छा किया होगा, बहुत कुछ अच्छा नहीं भी किया होगा, तो एक काम और अच्छा करना है कि आपको हर एक बच्चे के पास ये शेयर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा आपको ये क्या करना है कि ये जो भी आपको पढ़ाया जाएगा डेली, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना। अगर हाथ जोड़ने की बोलोगे तो मैं हाथ भी जोड़ लूंगी कि बच्चा आपको पता, अभी आप बच्चे हो, आपके अंदर बचपना है, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो सीरियस होके पढ़ लो, ठीक है। अब जो टाइम बर्बाद किया वो टाइम को भूल जाओ, बस जितना आपके पास टाइम बचा है उस टाइम में अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि फिर अगर तुम्हारा अच्छा नंबर नहीं आएगा तुम्हारा खुद नहीं मन करेगा कि तुम बोर्ड एग्जाम में दोबारा बैठो, ठीक। आप भी शान से नाम लो, ठीक है। चलो, टैबटेल कोशिका दर्शाती है समसूत्री कोश का विभाजन, अर्धसूत्री कोश का विभाजन, एंडोमाइटोसिस कोश का विभाजन या ठीक है, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। टैपटेल की जो सेल्स होती है वो क्या दर्शाती है, समसूत्री विभाजन को दर्शाती है या अर्धसूत्री कोश का विभाजन को दर्शाती है या एंडोमाइटोसिस कोश का विभाजन को दर्शाती है या एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। तो बताइए बेटा, जो टैपटेल सेल सेल किसको दर्शाती है? फटाफट एकदम आंसर देने हैं, है ना, बहुत आंसर देने, सोना बाबू में फंसना नहीं है। आप लोग को मैं कभी कभी मैं जब टाइम मिल जाता तो मैं आपका चैट भी देखती हूँ, जब क्लास चलती है आपकी तो वो मैं जरूर देखती हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो मैं पहचान जाती हूँ, क्योंकि मैं डेली पढ़ाती हूँ, वो पहचान में आ जाते हैं कौन है कौन नहीं है। तो ये मैं जरूर देखती हूँ कि नहीं आप पढ़ रहे हो कि नहीं। क्लास जब आपकी चलती है तो बड़े 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, लेकिन जब आपको क्लास दी जाती है तो आप सच में पढ़ते हो या बातें करते हो, ठीक है। तो बात करना छोड़ दो, क्योंकि आपकी जगह जगह से इंक्वायरी भी हो रही, जैसे पेरेंट्स लेते हैं वैसे मैं ये जरूर करती हूँ, मैं जरूर देखती हूँ। हालांकि हर सारा तो नहीं देख पाती, लेकिन हाँ फ्री हूँ तो ये जरूर देखती हूँ कि नहीं आप लोग कर क्या रहे हो, ठीक है। तो टैपटेल कोश का दर्शाती है बेटा, क्या दर्शाती है, राइट आंसर बताओ। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि एंडोमाइटोसिस कोश का विभाजन, एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन दर्शाती है कौन, टैपटेल कोशिकाएं जो होती हैं वो एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधा जलोदभिद है? जलोदभिद का मतलब कि जल में, तो निम्न में से कौन सा, देखो कुछ पौधे जलोदभिद होते हैं, कुछ पौधे मरुदभिद होते हैं, कुछ पौधे लवणोदभिद होते हैं। तो निम्न में से कौन सा पौधा जलोदभिद यानी कि जल में पाया जाता है? सिंघाड़ा, नागफनी, एकेशिया या शीशम। बताइए, निम्न में से कौन सा ऐसा पौधा है जो जलोदभिद है यानी कि जल में पाया जाता है? बताइए बेटा क्या होगा। तो बेटा हमेशा याद देना, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो जलोदभिद होता है वो क्या होता है, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा का हलवा खाते हो ना, देखो अगर तुम बोलोगे कि मैंने तो नहीं खाया, लेकिन जब जन्माष्टमी, अभी जन्माष्टमी बीती है ना, तो जन्माष्टमी के दिन पे बेटा जो सिंघाड़ा का हलवा प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। वो अब हर जगह बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन बहुत जगह बनता है। तो निम्न में से कौन सा पौधा जलोदभिद है? तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए राइट होगा कि जो सिंघाड़ा होता है वो जलोदभिद पौधा है। अगर यही में आपसे पूछा जाए कौन सा पौधा मरुदभिद है यानी कि मरुस्थल में, तो आप क्या बताओगे, नागफनी। क्या होगा, नागफनी जो मरुदभिद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कई स्तरीय। पराग भित्ति, पराग भित्ति का मतलब बेटा ये जो पराग कण है ना, क्या है, पराग कण की भित्ति को पूछ रहा है कि पराग भित्ति होती है। बेटा पराग कण का डायग्राम नहीं पता है देख लो, है ना, जिस बच्चे को बोलो, जो बच्चा बोलेगा कि मुझे नहीं पता तो वो बच्चा देख ले पराग कण की जो डायग्राम होते हैं।
ये बेटा हमारा परागकण होता है ना। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। इसमें आपको दो चीजें नजर आती हैं। अंदर एक आपकी कौन सी वेजिटेटिव सेल्स या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हो, और इसी में आपकी जनन सेल्स होती है ना, या जनन केंद्रक होते हैं, ठीक है। और इसी में बेटा आपके साइड साइड में इसका साइटोप्लाज्म भी होता है। ओके, इसके बाहर की जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। क्या बोलेंगे? एक्साइन कहते हैं। एक्साइन को हिंदी में कहते हैं बाह्य चोल। परागकण का बेटा डायग्राम पूछता है, ठीक है, क्या बोलते हैं? बाह्य चोल कहते हैं। ये जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। इंटाइन सही है? अंतःचोल, ठीक है, क्या बोलेंगे? अंतःचोल। और इसमें दो प्रकार के बेटा, ठीक है, इसमें दो न्यूक्लियस है। एक आप ये भी कह सकते हो वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल भी कह सकते हैं। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस या सेल्स भी कहते हैं। आपको दो कंफ्यूज हो जाओगे तो आप दोनों इसको हम कहते हैं। इसको बोलते हैं बेटा हम जनन केंद्रक या जनन केंद्रक या जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ, अब डायग्राम देख लिए तो जो बच्चा अभी कंफ्यूज हो रहा होगा ना, जो द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय में फंसा होगा, तो यहाँ पे बेटा ये दो लेयर है, एक इसकी बाह्यचोल, एक अंतःचोल, ये दो ही परत है। तो आप बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि जो पराग भित्ति होती है वो द्विस्तरीय होती है। यानी कि अंदर ये जो पराग कण है, इस पराग कण की दो भित्ति होती है, इंटाइन और एक्साइन होती है। एक्साइन को बाह्यचोल, इंटाइन को अंतःचोल, और इसके बीच में दो न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, दो सेल्स होती है। एक कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक कह सकते हो, दूसरा जनन कोशिका या जनन केंद्रक होते हैं। यही बेटा जो इसकी एंटाइन वाली होती है, जैसे ही परागण के द्वारा स्टिग्मा पे पहुंचती ये फूल जाती है, फूलने के बाद अंकुरित होती है और ये पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, ठीक है। तो इनका जो ये कायिक कोशिका होती है, इसके पोलन ट्यूब की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और ये जो जनन कोशिका होता है, इनमें एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिससे कि दो नरयुग्मक का निर्माण होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, वैलिशनेरिया के पुष्प है वायु परागित, जल परागित, कीट परागित या जंतु परागित? वैलिशनेरिया का जो पुष्प होता है उसमें जल के द्वारा परागण होता है, वायु के द्वारा परागण होता है, या पुष्प के द्वारा परागण होता है? बेटा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि वैलिशनेरिया में जो वैलिशनेरिया के पुष्प है वो क्या है? जल परागित, वायु परागित, कीट परागित या जंतु परागित? बताइए। वैलिशनेरिया, बेटा वैलिशनेरिया का बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जल परागित। क्या होगा? जल परागित होते हैं, यानी कि वैलिशनेरिया में जल के द्वारा पॉलिनेशन होगा। अगर मान लो बेचारे को जल नहीं मिलेगा तो वो परागण की क्रिया ही नहीं करेगा, है ना। इसीलिए जब आप स्वपरागण और परपरागण में थोड़ा सा अंतर देखते हो तो एक अंतर आपको नजर आता है कि स्वपरागण में आपको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन परपरागण वाले पौधे में आपको माध्यम की जरूरत है। उस पौधे को कोई ना कोई जो घटक है उसका, चाहे जल है, वायु है, कीट है, जंतु, जो उसको चाहिए। बेचारा वेट करता रहेगा, नहीं आएगा, नहीं होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अनून मिली, ठीक है, अनून मिलय परागण होने वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। जो अनून, ठीक है, अनून मिलय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। क्या होता है? स्वपरागण, परपरागण, यानी दोनों या इनमें से कोई नहीं। यानी कि स्वपरागण, स्वपरागण को कहते हो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। परपरागण को कहते हो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, या दोनों, यानी कि सेल्फ और क्रॉस दोनों। बताइए किसमें होता है? अनून मिलय परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? तो बेटा जो अनून मिलन परागण वाले पौधों में जो निश्चित रूप से होगा, जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ये वेरी गुड कि स्वपरागण होता है। क्या होगा? स्वपरागण होता है, ठीक है। क्या होगा? स्वपरागण की क्रिया होती है, ठीक। नेक्स्ट, परागण मुख्यतः है स्पोरोफाइट
युग्मक, नर युग्मक या इनमें से कोई नहीं। जो परागण है, परागकण है, वो मुख्यतः क्या है, नर युग्मक है, स्पोरोफाइट है या युग्मक है या इनमें से कोई नहीं, स्पोरोफाइट ना, या नर युग्मक या युग्मक या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है, वेरी गुड, कि क्या है ये, मेल गैमीट है। क्या है, मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक है। कैसे नर युग्मक है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा कि ये जो परागकण है ना, ये परागकण के अंदर ये जो जनन केंद्रक है, इनमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और ये समसूत्री विभाजन बेटा सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो समसूत्री विभाजन से है ना 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है, यानी 2 मेल गैमेट का निर्माण हो जाता है, जो एक अंडकोशिका से यानी कि एग सेल से संलयित होता है, और एक जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई है ना, क्या है, जो पोलर न्यूक्लियाई है उससे संलयित होके क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे कि नर युग्मक, जो परागकण है वो क्या है, नर युग्मक है। ठीक है, क्या है, नर युग्मक होते हैं, यानी कि मेल गैमिट होते हैं। बेटा स्पोरोफाइट आप नहीं बोलोगे, गैमिट नहीं बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट, परागकण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पूछ रहा है परागकण मुख्यतः है, मुख्यतः जो परागकण होता है वो क्या होता है, आप बताओगे। जो परागकण मुख्यतः होते हैं वो नर युग्मक यानी कि मेल गैमिट है। और यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परागकण हो सकते हैं। परागकण क्या हो सकते हैं, गैमेटोफाइट, एलर्जी कारक या सजावटी। जो परागकण होते हैं वो हो सकते हैं, गैमेटोफाइट हो सकते हैं। गैमेटोफाइट का मतलब समझते हो, गैमीट। ठीक है, या सजावटी हो सकते हैं, जिसको युग्मोद्भिद कहते हैं। बिल्कुल बेटा परागकण युग्मोद्भिद होगा। या एलर्जी कारक, बताइए फटाफट आंसर बताइए, क्या हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा बच्चा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, परागकण मुख्यतः हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक या इनमें से सभी। तो बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। देखो कभी कभी परागकण जो सजावटी भी हो सकते हैं, गैमेटोफाइट तो होते ही होते हैं, एलर्जी कारक भी होते। कभी कभी परागकण से जो पोलन ग्रेन होता है उससे हमें एलर्जी भी होती है, इसलिए ये एलर्जी कारक भी हो सकते हैं, गैमेटोफाइट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, सजावटी भी हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट डी होगा। ओके, नेक्स्ट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं मेगा स्पोर, है ना, गुरु बीजाणु मदर सेल, है ना, मदर सेल। तो मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेगा, गुरु बीजाणु धानी यानी कि मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम या मेगा स्पोर, है ना, गुरु बीजाणु। ठीक है, मेगा स्पोर। ठीक है, या चलाजा। ठीक है, या लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। तो बताओ बेटा क्या बनेगा। अब यहाँ पे अगर 1-2 बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी समझ जाएंगे। बताओ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, मेगा मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल क्या बनता है, ये क्या बनाती है, मेगा स्पोर बनाती है, या मेगा स्पोरेंजियम बनाती है, या चलाजा बनाती है, या माइक्रोस्पोर बनाती है, यानी कि लघु बीजाणु बनाती है। बेटा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में देके 1 नंबर आपको दिलाता है। तो बताइए क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, बताइए बताइए।
तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से मेगा स्पोर बनते हैं। कैसे बेटा, कि जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि ये जो बीजांड होते हैं, है ना, ये जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर जो बीजाणु जनन उत्तक होती हैं, ठीक है, क्या होती है इसमें, बीजाणु जनन उत्तक होते हैं। इस बीजाणु जनन उत्तक की एक जो अधोस्तरीय सेल्स होती है, ये अपने आकार को बढ़ा देती है। बढ़ाने के बाद माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस से मियोसिस डिवीजन, मियोसिस से 4 अगुणित 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। जब आप देखते हो भी हो कि ये आपका है, इनमें 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। कितना होगा, 1 2 3 4, चारों में से 3 निष्क्रिय हो जाते हैं, एक ही सक्रिय होके गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश बनाता है। ठीक है, यही हम बोलते हैं कि पॉलीगेनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोश की 8 केंद्र की होता है। जब यही भ्रूणकोश परिपक्व होगा, आपस में इसमें भी एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होगा। तो ये समसूत्री गुरु बीजाणु में एक विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन के दौरान क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार की संरचना आएगी। और ये संरचना जो आती है बेटा, जिसमें आपको यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे, और इनमें 2 1 2 3 1 2 3, ये हम बोलते हैं पॉलीगोनम प्रकार का क्या होते हैं, भ्रूणकोश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट का जो निर्माण हो रहा है वो किसके विभाजन से होता है, कायिक कोशिका से, लघु बीजाणु से, जनन कोशिका से, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, जर्म सेल बोल सकते हो। कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। तो बताओ, पुष्पीय पौधों में जो नर युग्मक का निर्माण होता है किसके विभाजन से होता है, कौन विभाजन करता है, जनन कोशिका विभाजन करती है तो नर युग्मक का निर्माण होता है, या लघु बीजाणु विभाजन करता है तो नर युग्मक का निर्माण होता है, या कायिक कोशिका विभाजन करती है तो नर युग्मक का निर्माण होता है, या तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। तो बेटा जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड, कि यहाँ पे जो अंदर की परागकण के अंदर जो जनन कोशिका होती है, इनमें ही विभाजन होता है, तो 1 से 2 सेल्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यही हमारा क्या है, मेल गैमिट है। मेल क्या है, गैमिट है। इसी को हम कहते हैं नर युग्मक। क्या है, नर युग्मक। इस नर युग्मक का निर्माण कब होगा, लघु बीजाणु जनन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है, वेरी गुड। और जो बच्चा अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, जैसे कि अब जरूरी नहीं है कि आप हर एक आंसर दे सकते हो, तो आप हर एक आंसर दे नहीं पा रहे हो, रीजन ये है कि आप पढ़े नहीं हो। तो आपको अब अच्छे से पढ़ना है, मैं बार बार बोल रही बेटा, अब सीरियस हो जाओ। ठीक है, अब सीरियस आपको होना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है प्रारंभिक केंद्रक, सहायक कोशिका, या द्वितीय केंद्रक, या ए और बी दोनों। बताइए, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, जो भ्रूणकोश है ना, ये बेटा आपके भ्रूणकोश है, ध्यान दे लो। तो जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है, कैसी होती है सेंट्रल कोशिका, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है प्रारंभिक केंद्रक, या द्वितीय केंद्रक, या सहायक कोशिका, या ए और बी दोनों। तो कैसी होती है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। तो बेटा जो भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है वो कैसी होती है, द्वितीय केंद्रक होती है। क्योंकि देखो, यही जो बीच वाले भाग में है ना, यही जो बीच वाले भाग में है, इसी को हम इसको पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, है ना, या द्वितीय केंद्रक। इसी द्वितीय केंद्रक को आप हिंदी में ध्रुवी, ठीक है, ध्रुवी केंद्रक भी कहते हो। ठीक, क्या बोलते हो, ध्रुवी केंद्रक भी कहते हो। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बेटा करेक्ट होगा कि द्वितीय केंद्रक है। ठीक है, नेक्स्ट, वायु परागण किसमें नहीं होता है, घास में, मक्का में, गेहूं में, या सैलविया में।
वायु परागण यानी कि हवा के द्वारा परागण किसमें नहीं होता है बेटा। अगर आप वायु परागत की बात करते हो तो आप वायु परागित में आप सदा देखते हो कि जो पराग कण होता है ना, जो पराग कण होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और इनका जो भार होता है, भार में भी क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, परागकण की जो संरचना छोटी होती है और भार में भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो वायु परागण किसमें नहीं होता है, घास में, मक्का में, गेहूं में, सैलवा में। तो बेटा यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डी होगा, कि जो सैलवा का प्लांट होता है इनमें वायु परागण नहीं होता। ये क्या है, कीट परागित पुष्प है। यानी कि इनमें जो परागण की क्रिया होगी वो कीटों के द्वारा होगी, ना कि हवा के द्वारा। बाकी आपका घास हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इनमें वायु के द्वारा परागण होता है। जैसे बेटा आप मक्का का देखे होगे, आपने मक्का देखा होगा, है ना। इस टाइम मक्का की खेती भी है। क्या है, इस टाइम हमें मक्का की खेती भी नजर आ रही है। तो मक्का का जो ये हमारा क्या बेटा, मक्का होता है ना, यही होता है ना मक्का, हम खा रहे इस टाइम। आपको यानी कि गर्मी से ही हमें मक्का देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें मक्का को हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो जब बेटा जो मक्का होता है, मक्का का जब जैसे ही मक्का फ्लावरिंग लगता है, पुष्प, जो मक्का का पौधा है, मानो ये मक्का का पौधा है, ठीक है, मानो ये मक्का का क्या है, पौधा है, ठीक है। अब इसमें जब बेटा फ्लावर लगते हैं तो फ्लावर लगने में आपको दिखता है ना कि इनका जो पुष्प होता है बड़े ही छोटे होते हैं। इसके साथ साथ बेटा ये भार में तो कम होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। यानी कि आपको ये कैसे दिखेंगे, सफेद कलर की दिखेंगे, व्हाइट व्हाइट जैसे संरचना दिखती है। और व्हाइट व्हाइट संरचना देखने के साथ साथ इनका जो वेट होता है वो हल्का होता है और ये भार में भी यानी कि आकार में भी छोटे होते, रंगहीन होते। इसलिए इन पे कीट पतंगे जो होते हैं वो आकर्षित नहीं होते, है ना। जो कीट पतंगे होंगे वो इन पे आकर्षित होते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें भाई कोई लुभावनी वाली चीज नहीं है ना। जो रंग बिरंगे पुष्प होते हैं उनमें कीट परागण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, या इनमें से सभी का। बीज चोल, बीज चोल यानी जो बीज है, बीज का बीज चोल भी होता है। तो बीज चोल हम किसका, जैसे हम कहते हैं सेब का हम पुष्पासन वाला भाग कहते हैं, है ना। सेब का पूछा जाता है कि आप सेब का कौन सा भाग खाते हो, तो हम कहते हैं सेब का हम पुष्पासन वाला भाग खाते हैं, क्योंकि सेब हमारा असत्य फल है। इसका निर्माण ओवरी से ना होकर किससे होता है, पुष्पासन से होता है, ठीक है। तो बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, या इनमें से सभी का, ठीक है। तो बेटा बीज चोल खाया जाता है, किसका खाया जाता है, हम जो बीज चोल खाते हैं वो किसका खाते हैं बताइए। सेब का तो काम ही खत्म हो गया, नारंगी का तो पता ही है ना। तो इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा कि शरीफा का हम क्या खाते हैं, बीज चोल खाते हैं, ठीक है। शरीफा का हम कौन सा भाग खाते हैं, बीज चोल वाला भाग खाते हैं। नेक्स्ट, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, भ्रूणपोष। जब बेटा एक यन प्लस 2 यन, है ना, यानी कि एक नर युग्मक, है ना, एक नर युग्मक, इस नर युग्मक में गुणसूत्र कितने हैं, 23 है, ठीक है। प्लस एक क्या है, द्वितीयक केंद्रक है, क्या है, द्वितीयक केंद्रक है। इस द्वितीयक केंद्रक की क्या है, 2 यन है, क्योंकि इसमें यन प्लस यन बराबर क्या हो गई, 2 यन है ना। और इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46 है। तो ये जब आपस में संलयित होते हैं तो ये इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 3n हो जाती है ना। और ये क्या बनाते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती बेटा। अब जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, जो गलत आंसर की तरफ जा रहा है, वो देख के बताएगा। इसीलिए मैं समय थोड़ा ज्यादा लेती हूँ, है ना। आप ही में से कुछ बच्चों का आता है, मैम फास्ट करिए, मैम फास्ट करिए, स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है, फास्ट करिए, फास्ट करिए। बेटा मैं हमेशा बोलती हूँ, है ना, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, पढ़ाई में कोई भी जल्दबाजी मत करो। तुम जितना एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे के समझोगे, ठीक है, मेरी कोशिश होती है मैं डीपली जाके समझाऊँ। अगर मैं चाहती तो हाँ बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर ये बता देती है,
है ना, फिर दूसरे पे बढ़ जाती, इससे आपका ये नुकसान होगा। आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डाउट खत्म ही नहीं होगा। और मान लो डाउट के साथ खत्म के साथ इससे रिलेटेड अगर कुछ घुमा के क्वेश्चन भी आएगा तो आप अच्छे से डीपली जानते रहोगे तो आप कर लोगे। ठीक है, बस यही है, क्योंकि बीच बीच में आपके आते रहते हैं फास्ट फास्ट फास्ट, तो बेटा पढ़ाई में फास्ट मत करो, नहीं एग्जाम में वो फास्ट समझ में आएगा, तब पछताओगे कि हमने तो पढ़ाई में बहुत शॉर्टकट मारा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ में जिसमें हम शॉर्टकट नहीं अपना सकते। शॉर्टकट अपनाओगे तो शॉर्टकट लाइक जैसा ही होगा, डीपली जाओगे धीरे धीरे बढ़ोगे तो वो लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं सक्सेस होके आओगे। ठीक, तो बताइए N2N 3N, तो बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी होगा कि 3N होते हैं। ठीक है, भ्रूणकोश हमेशा क्या होते हैं, भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, N2N 3N, तो हमेशा क्या होती है 3N होती है। ठीक है, दिख गया, यही प्रोसेस है। ओके, आगे अब बेटा आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, आपके क्या आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ये तो अभी आपने 1 नंबर वाला देखा, है ना, अभी आपने क्या देखा 1 नंबर वाला देखा। अब कभी कभी आपसे 2 नंबर का 3 नंबर का भी आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो 1 नंबर से करके एक चीज और होती है कि बच्चों को ना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है तो बड़ी आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जब सब्जेक्टिव कराया जाता तो आनंद नहीं मिलता। लेकिन बेटा आपका ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछा जाता, नंबर देगा वो सब्जेक्टिव देगा, है ना। तो जो बच्चा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में खुश रहो, अच्छी बात है ऑब्जेक्टिव करना, लेकिन सब्जेक्टिव में भी वही मन लगाओ। ठीक है, कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे के नहीं आओगे, सारा आएगा। तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। स्त्रीकेसर और पुंकेसर को नामांकित चित्र के द्वारा आपको परिभाषित करने हैं। तो ये आपका बेटा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ना, जिसमें ये आपका डायग्राम बेटा किसका है, पुंकेसर का है। अब अगर यही डायग्राम मैं बना दूं, ठीक है, जो आपका स्त्रीकेसर और पुंकेसर का नामांकित चित्र, ठीक है, अब स्त्री और पुंकेसर का नामांकित चित्र देखो, ये हमारा जो भाग है ये हमारा पुंकेसर ऊपर से दिखता है। तो इस पुंकेसर की बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बीच वाले भाग को हम कहते हैं परागकोश, मेरे साथ सभी बच्चे बनाएंगे। ठीक है, इस बीच वाले भाग को कहते हैं परागकोश, और इंग्लिश में आप इसको कहते हो एंथर। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं तंतु या पुतंतु भी कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसको कहते हो फिलामेंट। क्या बोलते हो, फिलामेंट। ये बीच में जो बेटा संरचना है, इस बीच वाली संरचना को हम कहते हैं योजी। क्या है, योजी, और इसको इंग्लिश में कहोगे कनेक्टिव। क्या है, कनेक्टिव है। ये योजी जो होती है बेटा हमारी संयोजी उत्तक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, संयोजी उत्तक का। संयोजी उत्तक का ही कार्य होता है अंगों को जोड़ना। संयोजी उत्तक का कार्य क्या होता है बेटा, अंगों को जोड़ने का कार्य। अगर हमारे बॉडी में या पौधे में जो संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, है ना, इन संयोजी उत्तक का कार्य ही होता है जोड़ने का। ठीक है, तो ये संयोजी उत्तक यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसी अगर आप पुंकेसर को हम अगर इसका सेक्शन कट करते हैं, तो सेक्शन कट करने पे इसके अंदर सेक्शन जब हम कट करते हैं तो सेक्शन कट करने पे इसके अंदर हमें कुछ इस प्रकार की संरचना नजर आती है। क्या देखते हो आप, बीच में, ठीक है, बीच में इसमें 4 लघु बीजाणुधानी, 1 लघु बीजाणुधानी ए, 1 लघु बीजाणुधानी ए, और ये की, इसी बीच में इसका संवहन बंडल होता है। ठीक है, क्योंकि उसको भाई भोजन भी तो चाहिए। अब इसी लघु बीजाणुधानी में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, यानी कि लघु बीजाणु होते हैं। क्या होंगे, लघु बीजाणु होते हैं। जब आप किसी भी लघु बीजाणुधानी का सेक्शन कट करोगे, ठीक है, अनुप्रस्थ काट कट करते हो, तो अनुप्रस्थ काट करने पे हमें इतनी सारी चीजें बेटा दिखाई देती है। अब अगर आप इसकी नेमिंग करोगे, यहाँ पे बेटा ये क्या है, ये इसका जो बाह्य त्वचा होती है ना, क्या होगी, बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा के अंदर ये जितनी भी है ना, ये वाली और ये दोनों साइड वाली, इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बेटा आपके क्या है, लघु बीजाणु है। क्या है,
लघु बीजाणु है। इस लघु बीजाणु को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला जो भाग है बेटा, इसको आप योजी कहते हो। ठीक है, योजी हो गया, और इसका आपका संवहन। ठीक है, संवहन उत्तक यानी कि वस्कुलर टिश्यू है। क्या है? वस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, ये आपके हैं एक नरयुग्मक। किसका? एक नरयुग्मक का डायग्राम, कि जब परागकोश का आप अनुप्रस्थ काट करते हो, अनुप्रस्थ काट करने पे आपको इतनी सारी संरचनाएं इसमें नजर आती है। ठीक है, तो आपको बना लेने मेरे साथ साथ। अब अगर आप स्त्रीकेसर का बनाओगे बेटा, तो स्त्रीकेसर का आपको क्या देखने के लिए मिलता है? देखो, ये इसका जो भाग होता है ना, मैं इसके अंदर एक ही सेल दिखाऊंगी। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या होते हैं। ये आपका बेटा स्त्रीकेसर वाला भाग होता है। स्त्रीकेसर के भाग में आप क्या देखते हो? ठीक है, इसमें आपको क्या कितने भाग नजर आएंगे? देखो, ये आपका क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है, क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है, वर्तिका और ओवरी यानी कि अंडाशय, और ये बीच में बीजांड। ठीक है, बीच में क्या है? बीजांड है, और इसके अंदर जो क्या है? अंड सेल्स है, अंड कोशिका है, अंड कोशिका, या इसको हम कहते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम अपने एग्जाम में बना देने। ठीक, अब आप ये डायग्राम बना दोगे, डायग्राम के साथ साथ आप इसके बारे में आपको लिखना होगा, यानी कि वर्तिकाग्र का कार्य क्या है, वर्तिका का कार्य क्या है, ओवरी का कार्य क्या है। तो बेटा आप लिखोगे क्या? देखो आगे देखो, तो आपको लिखना होगा। ठीक है, देखो, अब पहला हमने क्या बात की थी? पुंकेसर। डायग्राम हमने यही बनाया, प्रारूपी स्त्रीकेसर है, और पहला एक परागकोश है। ठीक है, पहला में क्या हमने? पुंकेसर पुष्प का परागकण उत्पन्न करने वाला भाग है ना। ये जो पुंकेसर होता है ना, ये बेटा जो पुंकेसर होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। जैसे ही यही जब गुरु बीजाणु धानी बनते हैं ना, यही पर लघु बीजाणु को ही परागकण कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। मानो परागकण हो गए। ठीक है, परागकण के बाद आगे देखो, यह तंतु तथा परागकोश से बना होता है। अभी आपने डायग्राम में भी देखा कि जो पराग पुंकेसर वाला भाग है, ये पुष्प का, इसमें परागकोश उत्पन्न होते हैं। ये पुंकेसर तथा परागकोश से बना हुआ है, बीच में इसका योजी वाला पार्ट है। ठीक है, दूसरा बेटा जो स्त्रीकेसर है, स्त्री या पुष्प योनि या, ठीक है, स्त्री या पुष्प योनि अंड उत्पन्न करने वाला पुष्प का भाग है। स्त्रीकेसर जो होता है, यह स्त्रीकेसर या पुष्प योनि अंड उत्पन्न करने वाला पुष्प का भाग है। यह वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय से बना होता है। बेटा जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको इतने लिखने हैं, और इतने लिखने के बाद आपको ये ए वाला डायग्राम, ठीक है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत इजी सा डायग्राम है, आप बना लोगे, हर एक बच्चा बना लेगा। ठीक है, मेरे से सुंदर बनाओगे। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, और ना स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है, और उसका ये भी ले लो, जिस बच्चे को लेना है वो ले ले। ठीक, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नांकित को केवल नामांकित चित्र द्वारा दर्शाएं और जीवाणु कोशिका में द्विखंडन। इसको आपको सिर्फ नामांकित चित्र के द्वारा दर्शाएं और जीवाणु कोशिका में विखंडन, जो जीवाणु कोशिका में विखंडन है, इसमें सिर्फ आपको डायग्राम के थ्रू दर्शाना है। सबसे पहले इसमें क्या होता है बेटा? इसमें बैक्टीरियल कोशिका का विभाजन दो पुत्री कोशिका में होता है, तथा प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, और इसमें पहले केंद्रक तथा बाद में कोशिका द्रव्य एवं कोशिका भित्ति का विभाजन होता है।
ये चीज ध्यान देना कि जिसमें भी बेटा अगर सेल का विभाजन होता है तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में न्यूक्लियस का विभाजन, है ना। ये नहीं कि साइटोप्लाज्म का विभाजन पहले हो गया तो केंद्रक का बाद में होगा। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। यही डायग्राम में आपको दिख रहा है। जैसे हमने बताया एक बैक्टीरियल सेल है ना, आपको यहां पे बेटा क्या दिख रहा है, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल की ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। अगर यही डायग्राम मैं यहां बनाऊं तो इसका बीच में ये केंद्रक है, ये बीच वाला केंद्रक है, ये डीएनए है ना। डीएनए का द्विगुणन है, डीएनए का क्या है, द्विगुणन, यानी कि डबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद ये जो लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें बोल क्या रहा है बेटा, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक सेल है ना, एक सेल है, और इस सेल में सबसे पहले जो विभाजन हो रहा है ना, सबसे पहले जो विभाजन हो रहा है उसमें केंद्रक का विभाजन। यहां पे बेटा एक केंद्रक था, एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए, एक केंद्रक ये हो गया और एक केंद्रक ये हो गया। यानी कि जो विभाजन हो रहा है इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, वापस से इस न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक से कितने बन गए, दो, फिर वापस से विभाजन होगा तो दो से कितने बनेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यानी कि पहले आपने न्यूक्लियस का विभाजन देखा, अब जैसे ही न्यूक्लियस का विभाजन होगा तो न्यूक्लियस के विभाजन के बाद ये किसमें चेंज हो जाएंगी, दो सेल्स का ये निर्माण कर लेंगी। और नीचे आपको ये दिख भी रहा है बेटा कि यहाँ से यहाँ पे साइटोप्लाज्म का भी क्या हो गया, डिवीजन हो गया। यानी कि यहाँ पे एक, ठीक है, ये के हो गया और इसके अंदर ये के हो गया, यानी कि ये अलग अलग हो गए। तो यही आप में डायग्राम दिया है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति को हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें डीएनए है और ये न्यूक्लियाइड डीएनए है, ठीक है। और ये कोशिका का लंबन तथा डीएनए का द्विगुणन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, जब इसमें ये अनुप्रस्थ काट हो रही है, ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, दो से क्या हो गया है, पुत्री कोशिका का पृथक्कीकरण, यानी मातृ सेल से क्या बन गया, पुत्री कोशिका। तो जीवाणु कोशिका में द्विखंडन, द्विखंडन का मतलब होता है बेटा एक शरीर से, एक जीव की शरीर से दो जीव का निर्माण होना। ये एक है, एक से कितने बन गए, दो। अब दो से चार नहीं बनेंगे द्विखंडन, यानी कि एक से दो का निर्माण, ठीक, ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीजांड को परिभाषित करें, बीजांड को परिभाषित करें। बीजांड को कहते बेटा ओव्यूल। तो कभी कभी सिर्फ बीजांड को परिभाषित करें ये पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि बीजांड को परिभाषित करें। तो जब बीजांड को परिभाषित करने के लिए आएगा बेटा तो आप क्या लिखोगे, पादप संरचना जो निषेचन के बाद बीज में विकसित हो बीजाणु कहलाती है, ठीक है। पादप की वह संरचना जो निषेचन के बाद, ठीक है, जैसे ही प्लांट में निषेचन हुआ तो निषेचन के बाद वो किस में चेंज हो जाएगी, बीज में विकसित हो बीजाणु कहलाती है। तो एक परिपक्व बीजाणु पोषी ऊतक से निर्मित होता है जो एक या दो, ठीक है, एक या दो बीज चोल से ढका होता है। इसे इंटीगमेंट यानी कि अध्यावरण कहते हैं। अंकुरण के बाद एक परिपक्व बीज वृद्धि कर पूर्ण विकसित पौधा में विकसित होता है और यह बीजाणु पुष्प के जयांग भाग में व्यवस्थित होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे बेटा यहाँ बीजांड को परिभाषित करें, ये परिभाषित करने के लिए आया है। इसी तरह कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में बीजांड का सचित्र वर्णन पूछता है ना, वो लॉन्ग में, या सिर्फ कभी का परिपक्व बीजांड का डायग्राम पूछता है
है ना। परिपक्व बीजांड का डायग्राम क्या होता है, तो बेटा आप बना लो, है ना। वैसे कि मैं कई बार बनवा चुकी हूँ, लेकिन जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो बना ले, ठीक है। किसका, परिपक्व बीजांड का डायग्राम। ओके, ठीक है। क्या पूछा जाता है, परिपक्व बीजांड का आपसे डायग्राम पूछा जाता है। अब देखो इसमें क्या क्या अंदर होती है। जब सिर्फ बीजांड परिपक्व पूछा जाएगा, इसके अंदर आपको सेल्स को भी दिखानी होगी। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आपको इसकी नेमिंग भी करनी होगी कि इसके नेम क्या होते हैं। हाँ, अब एक चीज ये भी है कि इसके अंदर जो बाकी बची हुई सेल्स है उसमें आप सेल्स को भी दर्शा सकते हो, है ना। ये जो आपकी कोशिकाएं हैं इनमें आप कोशिका को दर्शा सकते हो कि यहाँ पे क्या थी भाई, कोशिका, क्योंकि कुछ तो कोशिकाएं रहेंगी ही ना, वैसा नहीं कि सारी क्या हो जाएंगे, डिवाइड, क्योंकि इसमें की एक ही जो अधोस्तरी कोशिका होती है वो विभाजन करती है, विभाजन से एक नए पौधे को क्या करती है, विकसित करती है। ठीक है, ये जो पतली सी डंठल वाली संरचना है, इस संरचना को कहते हैं बीजांड वृंत। क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। बीच में इसको बोलते हैं नाभिका, ये वाले भाग को कहते हैं नाभिका। ठीक है, ये जो संरचना है इस संरचना को कहते हैं बीजांड काय। क्या बोलेंगे, बीजांड काय। ठीक है, इसके बाद ये जो दोनों अध्यावरण है, इन दोनों अध्यावरण को कहते हैं, इसको बाह्य अध्यावरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाह्य अध्यावरण। ठीक है, बाह्य अध्यावरण। इसके अंदर की जो लेयर है इसको हम कहते हैं अंतः अध्यावरण। क्या बोलते हैं, अंतः अध्यावरण। ठीक है, जहां पे ये आवरण अब्सेंट है तो इस आगे वाले भाग को कहते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार के बाद ये पीछे जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को कहते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग। ठीक है, ये निभाग हो गया। अब इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है ना, जो कोशिकाएं उपस्थित हैं, तो इन कोशिकाओं में जो बाह्य कोशिका है ना, ये तीनों जो सेल्स हैं इसको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। इंग्लिश में कहते हो एंटीपोडल सेल। ठीक है, लिख भी लो, एंटीपोडल सेल। ठीक है, जिसको नाभिका को हाइलम कहते हैं। ठीक है, बीजांड वृंत को फ्यूनिकल कहते हैं। ओके, इसको चलाजा कहते हैं। ओके, बीजांड द्वार को माइक्रोपाइल। ठीक, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। बीजांड काय को न्यूसेलस। न्यूसेलस सेल। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कुछ और संरचना दिख रही है। ये जो दोनों साइड साइड वाली है इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल यानी कि हिंदी में सहायक कोशिका। क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, सहायक कोशिका के बाद इस कोशिका को एग सेल, क्या बोलेंगे, एग सेल या अंड कोशिका। क्या बोलेंगे बेटा, अंड कोशिका। तो ये आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं कि एक परिपक्व बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए।
क्या पूछा जाता है, परिपक्व बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा आपको इस डायग्राम को बना देने, ठीक है। तो बताओ कौन कौन बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आता होगा, है ना, आप सभी को बनाने आता होगा, जिसको नहीं आता होगा वो सीख लेगा, ठीक है। बायो के स्टूडेंट हो, डायग्राम एकदम फास्ट होना है आपको, है ना। ये इज्जत मत गंवाना कि भाई कोई ये ना बोले कि तुम बायो पढ़ते तुम्हें डायग्राम नहीं बनाने आता। तो ये अपनी इंसल्ट मत करवाना, सीख जाओ, ठीक। क्लियर बेटा। ये जब आपसे या तो बीजांड का परिभाषा पूछेगा तो थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख दोगे, और जब सिर्फ डायग्राम पूछेगा तो डायग्राम बना दोगे। अब यही 5 नंबर में जब क्या आते हैं कि बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये आप डायग्राम बना दोगे। डायग्राम बनाने के साथ साथ एक एक जो आपका नेम दिख रहा है उस नेम का क्या कार्य है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आप लिख दोगे, ठीक। नेक्स्ट, कूट फल के बारे में 100 उदाहरण बताइए। कूट फल के बारे में आपको उदाहरण सहित बताना है कि कूट फल क्या होते हैं, है ना। कूट फल के बारे में आपको 100 उदाहरण बताना है कि हम जो कूट फल होता है, कूट फल हम किसे कहते हैं। तो देखो, सेब कूट फल यानी कि मिथ्या फल का एक मुख्यतः उदाहरण है, जिसका निर्माण थैलेमस से होता है ना। ये जो स्त्री केसर वाला पार्ट्स है, ये स्त्री केसर का, क्योंकि थैलेमस पे ही पुष्प का सारा भाग होता है, तो ये थैलेमस वाले भाग से ही, है ना, पुष्पासन वाले भाग से ही सेब का निर्माण होता है। तो कूट फल क्या है के बारे में, तो कूट फल क्या होते हैं, एक मिथ्या फल, असत्य फल होते हैं, और इनका जो निर्माण होता है थैलेमस या पुष्पासन से होता है। ओके, नेक्स्ट, मोनोकार्पिक फलों का साधारण परिभाषा दे। मोनोकार्पिक फल क्या होते हैं और उनको आपको उदाहरण सहित बताना है कि मोनोकार्पिक फल हम किसको कहते हैं। तो जब भी बेटा आपका ऐसा पूछा जाएगा कि मोनोकार्पिक फल हम किसे कहते हैं, आप बताओगे कि मोनोकार्पिक पादप या फलों में पुष्प का निर्माण पूरे जीवन काल में एक ही बार होता है। सभी वार्षिक पादप जैसे गेहूं, धान तथा द्विवार्षिक पादप जैसे बंद गोभी तथा मूली इसके प्रमुख उदाहरण है। साथ ही बम्बूसा, ठीक है, बम्बूसा ट्यूल्डा जैसे कुछ बहुवर्षीय पादप भी इसके उदाहरण है। देखो, यानी कि मोनोकार्पिक बेटा फल वैसे होते हैं, है ना, मोनोकार्पिक पौधे ऐसे जिनमें उनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही क्या लगता है, फल लगते हैं। जैसे जब आप ये गेहूं देखते हो, है ना, जब हम क्या देखते हैं, गेहूं का पौधा, मानो बेटा ये हमारा गेहूं का पौधा है, गेहूं का पौधा यही होता है ना, समझ जाना, यही गेहूं है, ठीक है। ये इसकी स्टेम गई होती है, स्टेम जाने के बाद इस गेहूं में क्या लगे होते हैं, लीफ लगे होते हैं। ऐसे ही ना होता है बेटा, बताओ, गेहूं खेती करते हो ना तुम लोग, नहीं करते हो तो देखे तो हो ही। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा बोलेगा मैम देखा ही नहीं हूं, है ना, यही होता है ना बेटा, गेहूं है कि नहीं, कुछ कुछ लग रहा है ना, क्या है, कुछ कुछ लग रहा है। तो अगर इसके हम पार्ट्स को देखेंगे तो ये बेटा इसका रूट है ना, क्या है, रूट है, सॉरी स्टेम है, ठीक है, क्या है, स्टेम है यानी कि तना है, ठीक। इसके बाद ये इसका रूट है, रूट को हम मूल भी कहते हैं, मूल के साथ साथ जड़ भी कहते हैं। ये इसका पार्ट्स क्या है बेटा, लीफ है। लीफ भाई क्यों ग्रीन है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट्स है इसका फ्रूट है, यानी कि फल वाला पार्ट्स है ना, क्या है, फल वाला पार्ट्स है। तो जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमने एक बार गेहूं खेती कर ली और हम उसको 4 बार उसको फल देता है, ऐसा नहीं होता। जब हम धान की खेती करते हैं, है ना, जब हम धान की भी खेती करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जब हमने धान की खेती कर ली तो धान में बहुत सारे क्या लग गए। अगर एक बार हमने धान का पौधा लगा लिया तो उसमें से 4 बार 5 बार हमें फल आएंगे। बंद गोभी हो गई, है ना, पात गोभी, जब गोभी का पौधा जो होता है उसमें आपको एक ही गोभी लगती है, ऐसा नहीं कि 4 लगती है। तो भले वो बहुवर्षीय हो,
साल में 2 बार उगाई जा रही हो या साल में 1 बार उगाई जा रही हो, जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही फल का निर्माण करेगा, एक ही बार फल का निर्माण करेगा, उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिक। अब मोनोकार्पिक आपका आम नहीं होगा, क्योंकि हम जब एक बार आम लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार में पौधा नष्ट हो जाता है ना। आम के पौधा में ऐसा नहीं दिखता। एक बार आम का पौधा लगा तो वो कई सालों सालों तक चलता रहता है ना। नीम का पौधा लगा तो वो कई सालों सालों तक क्या करते हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसे पौधे, ठीक है, यही हमने क्या नोट चाटी क्या बोली है कि मोनोकार्पिक पादप या फलों में पुष्प का निर्माण पूरे जीवन काल में एक ही बार होता है। सभी वार्षिक पादप जैसे गेहूं, धान, मक्का, ये सब हो गया। द्विवार्षिक पादप यानी कि साल में 2 बार बंद गोभी तथा मूली हो गया, और इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक, तो ये आपके जब बोर्ड एग्जाम में आपसे बच्चा पूछा जाएगा, आपको लिख देने हैं। ठीक है, ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास होगी यानी कि अगले चैप्टर की, ठीक है, अगले चैप्टर की क्लास होगी। अब जो बच्चे लेट जुड़े हैं, बीच में जुड़े हैं, है ना, जो लेट आए हैं, मैं उनको वापस से फिर से बता देना चाहती हूँ बेटा कि अगर आप नए हो, है ना, अगर आप नए हो, आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो, तो आपको पीडीएफ के लिए भाई सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होगा, मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए बेटा जो बच्चा ज्वाइन कर लिया है उसके लिए फ्री कोर्स में हो जाएगा। ठीक है, ऐप पे फ्री कोर्स होगा, फ्री कोर्स पे क्लिक करेगा, आपको इतनी सारी क्लास 10, 12, 11, 10th और सीयूटी दिखेगा। आपको 12th पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको 500 पीडीएफ की जो डेली आपकी क्लासेस चले वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अब जो बच्चा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वो बच्चा क्या करेगा, प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर करोगे, जो भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी आप उस पर रजिस्टर कर दोगे। रजिस्टर करने के बाद आपके लिए भी यही प्रोसेस है। ठीक, तो पीडीएफ की प्रॉब्लम खत्म। इसके साथ साथ बेटा सीरियस होके पढ़ लो, बस इतना ही कहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास यानी कल की क्लास में, और कल की क्लास में हमारा होगा कि नया चैप्टर यानी कि मानव जनन। तो पहले से ही मानव जनन पढ़ के आना ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए, है ना, क्योंकि वो चैप्टर तो हमारे से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो आपको पहले से ही पढ़ के आना है। ओके, तो सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, और ये आपको शेयर करने हैं। ठीक है, क्लास के बाद 2 से 3 लोगों को आपको शेयर ही करने हैं, है ना, ऐसा नहीं कि शेयर ना करें। ठीक।